आप जैसे गरीब भाई भाभी से तो अच्छा होता मेरे भाई भाभी ही ना होते। भाभी प्लीज मेरा स्वेटर पहले बुन लीजिएगा ना, ठंड आने वाली है और मुझे सुबह सुबह कॉलेज जाना होता है। बहुत मनुहार से गीतांजलि ने अपनी भाभी रक्षा से कहा। गीतांजलि भली भांति जानती थी कि रक्षा भाभी सारे काम छोड़कर पहले उसका काम करेंगी। आखिर अपनी छोटी ननद की बात कैसे मना कर सकती थी। रक्षा बोली, गीतांजलि तू चिंता क्यों कर रही है? अभी तो सर्दियां आने में पूरा 15 दिन बाकी है और स्वेटर बुनने में मुझे तो सिर्फ 2 दिन लगते हैं। गीतांजलि बोली, पिछली बार आपने भैया का स्वेटर मुझसे पहले बुनकर दे दिया था भाभी, इसीलिए याद दिला रही थी आपको बस। रक्षा बोली, अरे पगली, तेरे भैया को पिछली बार बाहर जाना था इसीलिए उनका स्वेटर पहले बुन दिया था, मगर इस बार तो तेरा स्वेटर सबसे पहले तैयार करूंगी बस। गीतांजलि झट से बोली, मेरी प्यारी भाभी, मैं जानती थी घर में आप सबसे पहले मेरा ही स्वेटर बनाकर तैयार करेंगी। दोनों ननद भाभी हंस पड़े। रक्षा गीतांजलि की प्यार भरी बातें सुनकर अतीत में खो गई। जब वह पहली बार इस घर में दुल्हन बनकर आई थी, कितना डर था उसके मन में ससुराल वालों के प्रति, मगर जैसे जैसे दिन गुजरने लगे उसे समझ में आ गया कि सभी ससुराल वाले बुरे नहीं होते। सास रामिला जी और ससुर कृष्णकांत जी बेटे बहू की शादी के बाद भजन कीर्तन और रिश्तेदारी में यहाँ वहाँ घूमने में लग गए थे। रामलीला जी ने पूरी गृहस्थी का भार रक्षा पर सौंप दिया था और कृष्णकांत जी ने दुकान बेटे भवेश के हवाले कर दी थी। भवेश पहले तकनीशियन का काम किया करता था, मगर कृष्णकांत जी ने भवेश को अपनी खुद की दुकान पर बिठा दिए और बोले, जब हमारा खुद का व्यवसाय है तो दूसरों के यहाँ नौकरी क्यों करना। मन मार कर भवेश ने दुकान संभाल ली। भवेश की छोटी बहन गीतांजलि पर सभी को बहुत गर्व था, क्योंकि वह दिखने में बहुत सुंदर और पढ़ने में भी बहुत होशियार थी। घर में सभी लोग कहते कि वह एक दिन सभी का नाम खूब रोशन करेगी। भावेश की छोटी बहन गीतांजलि भी रक्षा के सानिध्य में मौज थी। गीतांजलि हमेशा अपनी भाभी रक्षा के इर्द गिर्द मंडराती, क्योंकि रक्षा उसकी सारी फरमाइशें जो पूरी करती। रक्षा अपने ससुराल में पूरी तरह रच बस गई थी। पति भावेश का साथ पाकर रक्षा और निखर गई थी। कृष्णकांत जी और रामिला जी रिश्तेदारों के वहाँ जाते तो उन पर खूब पैसे लुटा कर आते। खासकर कृष्णकांत जी अपनी बहन जो कि भवेश की बुआ होती थी उन्हें खूब पैसा देती, जबकि बुआ जी के घर में कृष्णकांत जी से ज़्यादा अच्छा था। बस उनकी यही आदत भवेश और रक्षा को गलत लगती, मगर माता पिता को यह बात कहने की दोनों में हिम्मत नहीं थी। वो नहीं चाहते थे कि बात का उल्टा मतलब निकाला जाए, क्योंकि अब वो दोनों बूढ़े कुछ काम काज के नहीं करते थे, इसीलिए बेटे बहू के यह सब शायद बर्दाश्त न कर पाए। फिर भी एक दिन भावेश अपने पिताजी से बोला, पिताजी आप इतना पैसा रिश्तेदारों पर क्यों लुटा देते हो? कृष्णकांत जी बोले, हमें जब काम पड़ेगा तब यह रिश्तेदार ही तो हमारे काम आएंगे बेटा, इनके ऊपर पैसा खर्चा करना व्यर्थ नहीं होगा, देखना। खैर थोड़े महीनों बाद रक्षा ने 2 जुड़वे बच्चों को जन्म दिया, मगर यह खुशी देखने से पहले कृष्णकांत जी भगवान को प्यारे हो चुके थे। यहाँ गीतांजलि की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी और उसके लिए रिश्तों की कतार लग चुकी थी। गीतांजलि सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की थी, कोई भी लड़का उसे शादी के लिए रिजेक्ट नहीं कर सकता था। यह बात गीतांजलि अच्छी तरह जानती थी, इसीलिए गीतांजलि आए हुए सारे रिश्ते को घर परिवार का पूरा बायोडाटा देखती, ताकि वह सबसे अच्छा लड़का पसंद कर पाए। आखिरकार इतने रिश्तों में से गीतांजलि ने एक लड़की को अपने लिए पसंद कर ही लिया। महेश नाम था उसका, लंबा चौड़ा और खानदानी रईस। महेश खुद भी बड़ी पोस्ट पर कार्यरत था और उनका खानदान भी पहले से अमीर था, जैसा गीतांजलि चाहती थी। गीतांजलि और महेश की शादी की तारीख 4 महीने बाद की तय हो चुकी थी। एक रात अचानक भावेश की दुकान में आग लग जाने के कारण
भावेश को भारी नुकसान हो गया। बहन की शादी सर पर थी, दोनों बच्चों के खर्च, घर परिवार के खर्च अब कैसे पूरे होंगे सोचकर भावेश का सिर चकराने लगा। मगर ऐसे समय में रक्षा ने अपने बचाए पैसे निकाले ताकि गीतांजलि की शादी में कोई समस्या न आए। बाकी रामलीला जी ने अपने पास रखे गहने तोड़वाकर बेटी के लिए नए गहने बनवाए। जैसे तैसे ब्याह के लिए पैसे इकट्ठा कर भावेश और रक्षा ने गीतांजलि की शादी करवाई, जिसमें भावेश पर कर्ज भी चढ़ गया। गीतांजलि की शादी के कुछ समय बाद ही रामलीला जी भी नहीं रहीं। भावेश और रक्षा को आए दिन नई मुसीबतों का सामना करना पड़ता और ना इतने पैसे थे कि आग लगी दुकान की वापस मरम्मत करवाकर उसे ठीक करवाया जाए। भावेश ने अपनी नई दुकान किराए पर ली थी, मगर वह ना के बराबर चलती थी, जिस वजह से भावेश डिप्रेशन का शिकार हो रहा था। दूसरी तरफ रक्षा ने घर में सिलाई कढ़ाई का काम शुरू कर दिया था। सर्दी के समय वह लोगों के स्वेटर बनाकर देती और रोजमर्रा के दिनों में बाकी के कपड़े, ताकि घर के खर्च उठाए जा सकें। थोड़े दिनों बाद उन्हें खबर मिली कि गीतांजलि को मोटी तनख्वाह वाली नौकरी मिल गई है। रक्षा ने सोचा अब कि वह गीतांजलि से अपने घर की मुसीबतों के बारे में बात करेगी, शायद गीतांजलि ही उनकी कुछ मदद करे। गीतांजलि वैसे भी अमीर खानदान की बहू थी और अब इतनी बड़ी नौकरी भी लग गई है, तो हमारा थोड़ी सी मदद करने में वह कभी पीछे नहीं हटेगी। गीतांजलि इस बार मायके आई तो रक्षा ने उसे बताया कि वो लोग किस तरह से मुश्किल के दौर से गुजर रहे हैं। भावेश दुकान न चलने के कारण अवसाद में घिर चुका है और वह किसी तरह सिलाई कढ़ाई से घर का गुजारा कर रही है। गीतांजलि ने यह सारी बातें सुनकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और 2 दिन रुकने के बाद वह अपनी कार में वापस लौट गई। जाते हुए जब रक्षा ने उसे थोड़ी पैसों की मदद करने को कहा तो वह बोली, भाभी मैं सोचकर बताऊंगी। उस दिन के बाद गीतांजलि ने कभी मुड़कर इस घर की तरफ नहीं देखा और न कभी फोन पर हाल चाल लेने तक की कोशिश की। रक्षा को वह सारे दिन याद आ गए कि कैसे उसने गीतांजलि की शादी के लिए अपनी जमा की गई पाई तक निकाल कर रख दी थी और यह सब बातें गीतांजलि अच्छी तरीके से जानती भी थी। गीतांजलि की फरमाइशें रक्षा सबसे पहले पूरी करती थी, मगर अब गीतांजलि का रवैया बहुत बदल चुका था। नई दुकान न चलने के कारण भावेश निरंतर डिप्रेशन में चला जा रहा था, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब रहने लगी और दुकान बंद करने की नौबत आ गई। भावेश की मानसिक स्थिति निरंतर खराब होती चली जा रही थी। रक्षा के सामने अपने दोनों बच्चों की पढ़ाई, घर के खर्चे और अब पति की बीमारी थी। ऐसे समय में उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। आखिरकार उसने उन रिश्तेदारों को फ़ोन करना शुरू किया जिन पर उसके सास ससुर खूब पैसे उड़ाते थे और कहते थे कि ज़रूरत पड़ने पर यही लोग काम आएंगे। बुआ सास, चाची सास और मामी सास ने भी पैसे से कोई मदद नहीं की और बोले एक बार इंसान डिप्रेशन में चला जाए तो उसके वापस नॉर्मल होने के चांस बहुत कम होते हैं। भावेश की बीमारी पर पैसे खर्च करना मूर्खता होगी। हमारी मान भावेश को उसके ही हाल पर छोड़ दे और तू अपना भविष्य सवार। तेरे आगे आखिर 2 बच्चों की जिम्मेदारी भी तो है। ऐसे उत्तर पाकर रक्षा एक पल तो निराश हो गई, मगर वह कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा काफ़ी होता है। रक्षा की पड़ोस वाली आशा भाभी और उसके पति कैलाश भाई ने ऐसे समय में पैसे से और मन की मजबूती से रक्षा की खूब मदद की, जिससे भावेश की हालत अब सुधर रही थी। रक्षा ने अपने पड़ोसियों को जल्द से जल्द पैसे चुकाने का वादा किया
मगर वो लोग बोले। हमारे लिए भाभी का ठीक होना ज़्यादा मायने रखता था। पैसे चुकाने की कोई जल्दी मत करना। अभी सिर्फ अपना घर परिवार का गुजारा और भरण पोषण अच्छे से कर लो, बाकी की चिंता छोड़ दो। हमने तो बस अपना पड़ोसी धर्म निभाया है। जहाँ एक ओर नाते रिश्तेदार सगे संबंधी सबकी असलियत सामने आ चुकी थी, वहाँ दूसरी ओर ऐसे लोग भी थे। रक्षा ने एक पल सोचा, जब घर की सगी बेटी गीतांजलि ने ऐसी परिस्थिति में हमसे मुंह मोड़ लिया तो दूसरों से क्या ही अपेक्षा रखना। अगर आज यह पड़ोसी काम ना आते तो ना जाने हमारा क्या होता। अब भावेश एकदम ठीक हो चुका था और उसने नौकरी की तलाश करनी शुरू कर दी थी। बहुत जगह ढूंढने के बाद उसे एक स्कूल में गार्ड की नौकरी मिली, जहां उसे पूरा दिन गेट पर खड़े होकर चौकीदारी करनी थी। उसने घर आकर रक्षा को इस नौकरी के बारे में बताया तो एक पल रक्षा को धक्का लगा कि उसके पति को अब गार्ड की नौकरी करनी पड़ेगी, मगर मरता तो क्या ना करता। कुछ ना होने से कुछ तो हो, यही सोचकर रक्षा ने भी भावेश को यह नौकरी करने से नहीं रोका। एक दिन भावेश की बुआ सास का फोन भावेश पर आया कि उसका बेटा रोहित 1 महीने के लिए उनके घर रहने आएगा, क्योंकि उसका यह पहला जॉब है और अभी जल्दबाजी में कहीं कमरा लेना संभव नहीं हो पाएगा। जब भावेश ने यह बात रक्षा को बताई तो रक्षा बोली, बस बहुत हुआ भावेश, हम अपने घर का खर्चा जैसे तैसे पूरा कर रहे हैं और ऐसे में हम रोहित की कहाँ से मदद कर पाएंगे। जिन लोगों ने हमारे खराब समय में हमारी बिल्कुल भी मदद नहीं की, आज उन्हें हमसे मदद मांगने में रत्ती भर शर्म नहीं आ रही। वह दुनिया के लोगों के रंग निराले। कुछ देर बाद रोहित उनके घर आ जाता है। रक्षा रोहित को चाय नाश्ता देकर बोली, रोहित कितने दिन का विचार है यहाँ रहने का? रोहित बोला, भाभी 1-2 महीने शायद। रक्षा बोली, तुम्हें यदि रहने के लिए कमरा चाहिए तो यहाँ बहुत जगह पीजी में रहने की व्यवस्था है। हम पहले से मुश्किल हालातों से गुजर रहे हैं और इसीलिए तुम्हारा खर्चा नहीं उठा पाएंगे। बेटा बुरा मत मानना, शायद अभी तुम हमारी परिस्थिति ना समझ पाओ, क्योंकि तुम तो अभी पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो। रोहित वहाँ से बिना कुछ बोले चला गया। रक्षा बोली, भावेश मैं जानती हूँ तुम्हें बुरा लगा होगा, मुझे तुम्हारे रिश्तेदारों से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। भावेश बोला, तुमने बिल्कुल सही किया रक्षा। बुआ जी का जिस समय फ़ोन आया था तभी मुझे उनसे यह बात कह देनी चाहिए थी, मगर मैं असमंजस में पड़ गया। बल्कि तुमने तो हमारी मुश्किल आसान शब्दों में कह दी, जो मैं नहीं कह पा रहा था। हम किन हालातों से गुजर रहे हैं यह बात हमारे सारे रिश्तेदार जानते हैं, मगर किसी ने हमसे फ़ोन कर हमारे हाल चाल पूछने तक की जहमत नहीं उठाई। बस अपना काम निकलवाना आता है सभी को। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे कि एक दिन गीतांजलि अपनी कार से उतरी और सीधे दरवाज़ा खोलकर रक्षा के घर में आ घुसी। ननद को इतने समय बाद देखकर रक्षा बोली, गीतांजलि तुम आओ बैठो ना, आज अचानक आई, फ़ोन भी नहीं किया तुमने आने से पहले। गीतांजलि बोली, भाभी यह सब फालतू बातें सुनने का मेरे पास समय नहीं है। उतने में भावेश बाथरूम से नहाकर बाहर आया। गीतांजलि बोली, भैया आपको गार्ड की नौकरी करने यही स्कूल मिला था जहां मेरी ननद का बेटा सौर पढ़ने जाता है। कल जब सभी लोग मेरी शादी की एल्बम देख रहे थे तब सौर आपकी तस्वीर देखकर बोला, यह अंकल तो हमारे स्कूल के गार्ड हैं। जानते हो मुझे कितनी शर्म आई।
यह सुनकर सभी लोग हैरानी से मेरी तरफ देख रहे थे। आप जैसे गरीब भाई भाभी से तो अच्छा होता मेरे भाई भाभी ही ना होते। भावेश को अपनी बहन का यह रूप देखकर और गुस्सा आ गया। वह गुस्से में बोला, हाँ तो कह देती सभी से यह भाई मर गया है मेरे लिए, इससे मेरा कोई वास्ता नहीं। रक्षा बोली, आप चुप हो जाइए, ऐसे बात नहीं करते अपनी बहन से। गीतांजलि बोली, भाभी आप ही रोक देती भैया को स्कूल में गार्ड बनने से, और इतनी ही परिस्थिति खराब हो गई थी तो कोई दूसरी स्कूल में गार्ड बनते। स्कूलों की कमी थोड़ी है शहर में। रक्षा बोली, गीतांजलि इतना कुछ हो गया मगर फिर भी मैंने तुमसे कभी रिश्ता नहीं तोड़ा। हाँ यह बात और है कि कितने ही हम गरीबों के घर आना जाना बंद कर दिया, मगर यह मत भूल तेरी हर फरमाइश पूरी की है मैंने और तेरे भैया ने। हमें तुम पर गर्व था गीतांजलि, मगर तुमने तो हमारे गर्व का यह सिला दिया। तुम तो हमारी हालात से अनजान ना थी। गीतांजलि बोली, मैं क्या करूं आपकी हालात से? इतनी ही बुरी हालत है तो जाओ भीख मांगो मेरी बला से, बस मेरे दरवाजे मत आना भीख मांगने। गीतांजलि के कड़वे बोल से भावेश और भड़क गया और बोला, मर जाएंगे मगर तेरे दरवाजे नहीं आएंगे भीख मांगने। लगातार यह सब बोलकर पैर पटकते हुए गीतांजलि घर से बाहर निकल गई। भावेश बोला, जिस बहन को भाई भाभी का यह हाल देखकर बिल्कुल दया नहीं आती बल्कि गुस्सा आ रहा है, हमारा यह हाल उसी की वजह से तो हुआ है। उसे तो बस उसकी इज्जत की परवाह है। दुकान जल गई थी मगर इसकी शादी में कोई कमी ना रहे ना आए, इस वजह से दुकान की मरम्मत के बजाय हमने हमारे जमा पैसे इसकी शादी में लगा दिया। मगर जब इसे पता चला कि हमारा हाल गरीबों वाला हो गया है तो 1 रुपए की मदद तो छोड़ो, इसने हमसे रिश्ता ही तोड़ दिया। रक्षा, तुमने मुझे डिप्रेशन से निकाला, तुमने मेरे गार्ड बनने पर भी मुझे नीचा नहीं समझा, मगर आज मेरी बहन ने तुम्हारे सामने मेरी इज्जत की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। रक्षा बोली, पड़ोस वाले कैलाश भैया बता रहे थे उनकी कंपनी में एक तकनीशियन की ज़रूरत है। भावेश, तुम दुकान पर बैठने से पहले तकनीशियन का काम अच्छे से करते थे, जाओ और वहाँ आज इंटरव्यू दो। अगर तुम्हें यह नौकरी मिल गई तो हमारे दुख के दिन दूर हो जाएंगे और तुम्हें अपनी रूठी हुई बहन भी वापस मिल जाएगी, देखना। भावेश ने भी हामी भरी और वह इंटरव्यू देने गया। इंटरव्यू में पास होने से भावेश की उस कंपनी में तकनीशियन की नौकरी लग गई। धीरे धीरे रक्षा ने सभी के पैसे चुका दिए और आज पूरे 2 साल बाद रक्षा और भावेश बहुत खुश थे। भावेश की कंपनी में ही काम करने वाला सुधीर भावेश की बहन गीतांजलि का पड़ोसी था। उसी से भावेश को कभी कभार गीतांजलि की खबर मिल जाती थी। एक दिन सुधीर ने भावेश को खबर दी कि गीतांजलि के पति महेश की नौकरी चली गई है और लोन न भर पाने के कारण बैंक वालों उनकी कार उठाकर चले गए। भावेश को यह सब सुनकर झटका सा लगा और कंपनी से घर आने के बाद उसने सारी बात रक्षा को बताई। रक्षा बोली, अब क्या होगा, हमें कुछ करना होगा। भावेश बोला, तुम्हें लगता है कि अब भी मुझे कुछ करना चाहिए? बहन से इतनी बेइज्जती सहन करने के बाद अब मुझसे उसके लिए कुछ करने की अपेक्षा भी मत करना। रक्षा बोली, अगर हम भी ऐसी हालात में उसका साथ छोड़ देंगे तो हम में और उसमें क्या फ़र्क रह जाएगा। भावेश, जाओ और उसकी हालातों की खबर लो और तुमसे जो भी बन सके उसकी मदद करो।
भावेश बोला, झूठ कहते हैं लोग कि ननद भाभी का रिश्ता कभी अच्छा नहीं होता। अगर तुम्हारे जैसी भाभी हो तो कभी कोई ननद चाहकर भी रिश्ता नहीं तोड़ सकती। मुझे तो लगा था कि शायद तुम भी उसकी मदद नहीं करना चाहोगी, मगर तुम तो खुद मुझे उसकी मदद करने को कह रही हो। भावेश तुरंत गीतांजलि के घर पहुंचा। भाई को आज अपने दरवाजे देख गीतांजलि की आंखों से आंसू बह निकले। भावेश बोला, तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं और तेरी भाभी हमेशा तेरे साथ हैं। गीतांजलि यह सुनकर और रो पड़ी और माफ़ी मांगते हुए अपने भैया से बोली, भैया मैं बहुत बुरी हूँ। मैंने आप लोगों की कठिन परिस्थिति में भी आप लोगों की बिल्कुल भी मदद नहीं की, फिर भी आप आज मेरे साथ खड़े हैं। भावेश बोला, तेरे इतने कड़वे बोल सुनकर मेरा दिल भी तेरे लिए खट्टा हो गया था गीतांजलि, मगर तेरी भाभी रक्षा के कहने पर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और यहाँ चला आया। गीतांजलि ने तुरंत अपनी भाभी को फ़ोन किया और उनसे रोते हुए माफ़ी मांगी। रक्षा बोली, रोते नहीं पगली, एक दिन सब ठीक हो जाता है। दुख के दिन तो सबकी ज़िंदगी में आते हैं, मगर हमें हिम्मत नहीं हारनी होती है। गीतांजलि बोली, भाभी घर में सभी को मुझ पर गर्व था, माँ, पापा, भैया और आपको, मगर सही मायने में मुझे आप पर गर्व है कि आप मेरी भाभी हो। आज माँ पापा जिंदा होते तो उनको भी आप पर गर्व होता। भाभी पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी पाना तो आसान है, मगर इतने संघर्षों को झेलकर वापस खड़े होने में बहुत मेहनत लगती है और बिखरे रिश्ते संवारना तो कोई आपसे सीखे, क्योंकि मैं तो कभी रिश्तों को समझ ही नहीं पाई। तभी तो आप सभी से आपके बुरे दिनों में किनारा कर बैठी थी, मगर मेरे इतने कड़वे शब्द के बाद भी आपने मुझे फिर से स्वीकारा किया। रक्षा बोली, अब बस कर और अपनी घर की तकलीफ़ों को खुलकर बता। हमसे जो भी हो पाएगा हम तेरे लिए ज़रूर करेंगे। गीतांजलि बोली, भाभी मैं रिश्वत लेते हुए पकड़ी गई थी, जिस वजह से मुझे नौकरी से निकाल दिया गया था, मगर मैंने सबसे यही कहा था कि मैंने खुद अपनी नौकरी छोड़ी है। ससुर जी के हाथ का सारा पैसा तो हम पहले ही उड़ा चुके हैं और अब अचानक महेश की नौकरी भी चली गई। भाभी मैं आज समझ गई हूँ कि बुरा वक्त किसी पर भी आ सकता है और ऐसे में अपनों का साथ कितने मायने रखता है। खैर गीतांजलि की अकल तो ठिकाने आ गई थी, मगर दोस्तों आज भी हमारे परिवार, रिश्तेदार और दोस्तों में ऐसे कई लोग हैं जो बुरे वक्त में अपने सगे संबंधियों की मदद करने के बजाय उनका मजाक उड़ाकर चले जाते हैं या उनसे दूरी बना लेते हैं, मगर शायद वह यह भूल जाते हैं कि बुरा वक्त तो किसी का भी आ सकता है। वक्त बदलते देर नहीं लगती, इसीलिए कभी भी अपने अच्छे समय पर अहंकार मत करना। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।